हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है और हमने ये सेट थ्योरी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशंस को डिफ़ाइन किया था और उसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में स्टडी किया था। रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड हमने पढ़े थे, जिसमें डायग्राफ था, जिसके अंदर एरो डायग्राम थी। इस लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो रिलेशंस गिवन हैं और उनकी हम प्रोडक्ट कैसे लेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड एस बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट सी। तो हमारे पास दो रिलेशन है। एक रिलेशन जो है वो आर है जो ए बी के दरमियान है, और एक रिलेशन एस है जो कि बी और सी के दरमियान है। तो हमने एक देन आर ऑफ एस जो है बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड बाय, तो जो ए से सी का जो रिलेशन होगा इसको हम आर ऑफ एस कहेंगे। वो डिफाइन इस तरह किया जाएगा, आर ऑफ एस बराबर है, इसके अंदर एलिमेंट होंगे ए सी, यानी ए एलिमेंट होगा ए सेट का और सी एलिमेंट है सी सेट का, जिसके अंदर ए बी जो होगा वो आर फर्स्ट रिलेशन का एलिमेंट होगा और जो बी सी होगा वो सेकंड एलिमेंट एस का सेट होगा। इसको ज़रा देखने के लिए अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो ज़रा हम बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए मैं एक सेट ए लेता हूँ, इसके बाद सेट एक बी ले लेते हैं और इसी तरह हम एक सेट सी ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमारे पास तीन सेट हैं। तो इसके अंदर ये सेट ए है और ये सेट बी है और इसके दरमियान जो रिलेशन है उसको मैंने आर कह दिया है। इस तरह जो सेट बी और ये सेट सी है और इसके दरमियान जो रिलेशन है उसको हमने एस कह दिया है। ए के अंदर एलिमेंट ए की तरह का होगा, बी के एलिमेंट बी टाइप का होगा और इसके अंदर एलिमेंट सी टाइप का होगा। तो ए से बी आर है, बी से सी एस है। हम अब जाना चाह रहे हैं डायरेक्ट ए से सी जाना चाह रहे हैं। ये जो रिलेशन होगा इसको हमने आर ऑफ एस कह दिया है। तो देखिए आर जो होगा, जो आर रिलेशन है, इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के होने हैं, क्योंकि ये ए और बी को कनेक्ट कर रहा है तो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो ए कोमा बी फॉर्म के होंगे। इस तरह रिलेशन जो एस है, क्योंकि ये बी और सी को कनेक्ट कर रहा है, इसके अंदर एलिमेंट बी कोमा सी के होंगे। एक एलिमेंट बी का आएगा, एक एलिमेंट सी का आएगा। अब जो हमारा जो हमने जो डिफाइन किया आर ऑफ एस डिफाइन किया, ये जो रिलेशन डिफाइन किया है, चूँकि ये डायरेक्ट ए से सी जा रहा है, ये बी पर नहीं रुक रहा, ये बाईपास कर रहा है बी को, सी तक पहुँच रहा है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो ए से होंगे और सी से होंगे। तो देखिए अब दोबारा इस डेफिनेशन पे आ जाइए कि आर ऑफ एस के अंदर एलिमेंट किससे होंगे, ए कोमा सी की तरह के होंगे। इसमें जो ए बी होगा ये आर के एलिमेंट है और जो बी सी है वो एस के एलिमेंट। देखिए मैंने ड्रॉ कर दिए कि ए बी एलिमेंट। तो देखिए इस तरह हम जो है दो रिलेशंस की जो प्रोडक्ट है, जो कंपोजिशन है, उसको हम डिफाइन करते हैं। चलिए इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें मैंने तीन सेट लिए हैं। आप देख सकते हैं जो पहला सेट है इसके अंदर चार एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। सेट बी के अंदर भी चार एलिमेंट है, उसको मैंने ए बी सी डी कह दिया। और सेट सी के अंदर तीन एलिमेंट लिए, उसको मैंने एक्स वाई जी कह लिया। अच्छा, इसमें अब रिलेशन जो आर डिफाइन मैंने किया है वो कैसे किया है, 1A, यानी जो आर रिलेशन होगा वो देखिए ए और बी के दरमियान होना है। तो उसके अंदर एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए में से आएगा, 1 ले लिया, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी में से आएगा, तो 1 कोमा ए हो गया। फिर 2 कोमा डी लिया, 3 कोमा ए लिया, 3 कोमा बी लिया, 3 कोमा डी लिया। ये एक रिलेशन में जो डिफाइन करके दिया गया है। अब ये कोई रूल नहीं कि मैंने ऐसे ही हर दफ़ा डिफाइन करना, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी ले लो। ये ए क्रॉस बी जो सेट होगा उसका को सबसेट है, ये मोस्टली आपको डिफाइन करके दिया जाएगा, आपके पास मौजूद होगा कि भाई ये हमारे पास रिलेशन है आर जो कि ए और बी के दरमियान है। इसी तरह जो रिलेशन एस है ये सेट बी और सी के दरमियान है। इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट बी में से ले गया, ए बी सी डी फॉर्म में होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट सी में से लिया गया है, एक्स वाई जी की फॉर्म में। तो पहला इसका एलिमेंट बी एक्स है, फिर बी जेड है, सी वाई है और डी जेड है। ये इस तरह हमने रिलेशन जो है वो एस डिफाइन किया। अब अगर हम अब इसमें करना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें आर ओ एस हमने फाइंड करना है, हमने आर से एस तक फाइंड करना है। चलिए इसको भी आप जो है वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उससे ज़रा
क्लियरली हमें नज़र आएगा कि एलिमेंट्स किस तरह आपस में रिलेट हुए हैं। तो मैं ये एक सेट 3 ड्रॉ करता हूँ। और एक और ले लेते हैं सेट सी के लिए। अच्छा चलिए, इसमें देखिए पहले जो सेट है उसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 और 4 है। सेकंड सेट जो बी है उसके जो एलिमेंट हैं उसमें ए है, बी है, सी है और डी है। ये सेट मेरा बी आ चुका है। और जो पहले वाला सेट है ये सेट ए है। इस तरह जो लास्ट सेट है वो सी है और उसके अंदर एलिमेंट क्या है जी, एक्स है, वाई है और जी है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं पहला रिलेशन आर जो कि ऑफ कोर्स ए और बी के दरमियान है। ये रिलेशन इसका आर है और देखिए उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 ए के साथ कनेक्टेड है, तो ये 1 है, इसको ए से आप ज्वाइन कर दीजिए। फिर देखिए सेकंड एलिमेंट देखिए 2 डी के साथ है, तो ये 2 है, डी नीचे है, तो आप इस 2 को डी से कनेक्ट कर दीजिए। तीसरा एलिमेंट 3a है, ये 3 आ गया तो इसको भी देखिए a से कनेक्ट हो गया। उसके बाद 3b है, इस 3 ने इस b से भी कनेक्ट होना है, 3b बन गया। और लास्ट टाइम 3d है, तो देखिए इस 3 को d से भी कनेक्ट कर दिया गया। ये मेरे पास रिलेशन r हो गया। इसी तरह जो रिलेशन s है वो सेट b और c के दरमियान है। ये रिलेशन s है, s पे आ जाइए। फर्स्ट एलिमेंट bx है, तो देखिए ये इसका b है और ये इस x से कनेक्टेड है, इसको s से कनेक्ट कर दिया। bz है, तो b को हमने z से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद cy है, तो हमने देखिए c को y से कनेक्ट कर दिया। और लास्ट d से z है, तो हमने इस तरह d को z से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी ये मैंने उस तरह उसको डायग्राम में शो कर दी। अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने आर एस फाइंड करना है। जो आर एस होगा ये कहाँ होगा, ये जो रिलेशन है ये डायरेक्ट ए से लेकर सी तक जाएगा। हमें ये आर ओ एस फाइंड करना है। तो देखिए जो आर ओ एस बनेगा, आर ओ जो एस बनेगा इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को कर रहा है। और ए आगे देखिए सी के किसी भी एलिमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखिए ये रिलेशन ए से सी तक है ही नहीं, तो 1 ए इसमें नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिए आपके पास 2 है, 2 किस एलिमेंट को ज्वाइन कर रहा है, ये देखिए रेड एरो नजर आ रही है कि 2 जो है वो डी को ज्वाइन कर रहा है। और डी आगे फर्दर किसको ज्वाइन कर रहा है, वो जी को ज्वाइन कर रहा है। देखिए 2 कर रहा है ज्वाइन डी को और डी कर रहा है जी को। तो हमारा जो रिलेशन आएगा, जो कि हमने बी के एलिमेंट नहीं लिखने, हमने डायरेक्ट सी के लिखने हैं, तो जो 2 बनेगा वो डायरेक्ट इस जी को जाएगा। जो पहला इसमें एलिमेंट आएगा वो 2z बनेगा। ठीक है, उसके बाद 3 पे आ जाइए। 3 का पहला रिलेशन है ए के साथ और आगे ए का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो इट मीन्स ये तो ब्रेक हो गया। फिर 3 का नेक्स्ट एक और रिलेशन बी के साथ भी है, तो देखिए और जो बी है उसके फर्दर फिर 2 आ गए, एक एक्स के साथ है और एक जी के साथ है। ये फिर देखिए 3 का रिलेशन बी के साथ है और बी के फर्दर एक्स के साथ भी है और जी के साथ भी, तो ये दोनों आएंगे। पहले आएगा 3, बी को बाईपास करना है, बी को छोड़ना है, तो एक्स तक पहुंचेंगे, तो 3 हमें एक्स तक लेके जाएगा। तो जो पहला बन जाएगा वो 3 और एक्स तक जाएगा। और दूसरा 3b, बी से जी, तो 3z बन जाएगा। हमने b के एलिमेंट को बाईपास करते हुए c के एलिमेंट तक पहुंचना होगा, तो 3 के 2 बन गए। उसके बाद देखिए 3 का रिलेशन फिर d के साथ भी है। अभी आगे देखेंगे 3 के काफी रिलेशन, 3 का d के साथ भी है और d फिर z को ज्वाइन कर रहा है। इसमें जो 3 होगा वो फिर z से बनेगा, लेकिन ये एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका हुआ है, तो दोबारा लिखने की जरूरत इसको नहीं है। आगे आ जाइए 4, देखिए 4 का रिलेशन तो किसी के साथ है ही नहीं, बी के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये ब्रेक हो गया। तो बस इसके अंदर आर ओ एस में बस यही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ये मेरे पास कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर एंड एस है। आप इसको डायग्राम से, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका तरीका और भी है कि अगर आप कहते हैं कि इसको हम कोई और तरीके से भी कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म को अडॉप्ट करें, मैट्रिक्स फॉर्म के जरिए भी हम जो है इस कंपोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा जो ए और बी के दरमियान होगा रिलेशन आर के लिए, और फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा रिलेशन जो है वो एस के लिए। तो उसको भी कर लेते हैं। चलिए मैं अब उसको स्टार्ट करता हूं।
ये मैं रेज कर देता हूं। तो पहला मैट्रिक्स लीजिए एम फॉर मैट्रिक्स, और ये रिलेशन जो कि आर का है तो मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ। अच्छा देखिए, आर के अंदर जो सेट है वो ए और बी हो रहा है इस्तेमाल, और ए और बी के देखिए एलिमेंट 4 उसमें है और 4 ही इसमें आएंगे। तो इसके अंदर जो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें हमेशा जो पहला ए होता है वो हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर आप मैट्रिक्स लिखें, एक इसका कर्सर ही घूम जाता है, कहाँ चला गया, ये आ गया। ये आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए ए के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3 4। तो आपने ये 1 2 3 4 है, आपने इस तरह साइड पे ये हर रो को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे आ जाने हैं। और जो बी था उसके एलिमेंट को आपने इस तरह कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करना है, ये उसका ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। और याद रखिए मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज आनी है वो या तो 1 आनी है या फिर 0 आनी है। 1 तब आएगी जब उनके दरमियान रिलेशन होगा, और 0 आएगी अगर उनके दरमियान रिलेशन नहीं है। तो चलिए पहला आ जाए 1 ए, क्या सेट आर में रिलेशन आर में 1 ए है, यस है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या 1 बी है, नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। 1 सी भी नहीं है, वो भी 0 आ जाएगा। 1 डी भी नहीं है, वो भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 और ए, क्या 2 ए उसके अंदर है, नहीं है, ये 0 बन गया। क्या 2 बी है, नहीं है। क्या 2 सी है, नहीं है। क्या 2 डी है, यस 2 डी है, तो इसका 1 आ गया। फिर 3 ए देखिए, 3 ए भी इसके अंदर है, 3 बी भी इसके अंदर है, 3 सी नहीं है, लेकिन 3 डी भी इसके अंदर है। और 4 का तो कोई रिलेशन है नहीं, तो ये 4 वाले सारे के सारे 0 बन जाएंगे। देखिए ये मैंने एम आर जो रिलेशन आर था उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक मैट्रिक्स से। इसी तरह अब आप क्या करें, अब आप दूसरा मैट्रिक्स ले लें, उसको आप एम एस कह दें कि ये रिलेशन आर के लिए है। और देखिए ये किसके दरमियान होगा, ये बी और सी के दरमियान है। तो देखिए इसका जो बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा आपका, उसमें बी मैट्रिक्स चूंकि पहले लिखा हुआ है, ये अब आपके पास रोज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 4 इसकी रोज आएंगी। और क्योंकि सी मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट है, तो उसके जो कॉलम होंगे वो फिर 3 आएंगे। तो बी को रिप्रेजेंट कीजिए आप रो वाइज, तो ये मेरे पास ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और लास्ट डी बन जाएगा। और मेरे पास जो मैट्रिक्स सी सेट सी है उसके एलिमेंट एक्स वाई और जी मैंने कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है इसके जो एलिमेंट बनेंगे, अब देखिए ए कोमा एक्स एस, सेट एस में आ जाइए, रिलेशन एस में आ जाइए। ए का कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं है, इट मीन्स ए का एक्स के साथ रिलेशन भी नहीं है, ये भी 0 बन जाएगा। वाई के साथ भी नहीं है और जेड के साथ भी नहीं है। अब बी आ जाइए, बी एक्स है, यस पहला एलिमेंट बी एक्स है, तो ये 1 आ जाएगा। क्या बी वाई है, नहीं बी वाई नहीं है, तो बी वाई का 0 बन जाएगा। और बी जेड यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद सी देखिए, सी का सिर्फ वाई के साथ है, तो सी एक्स भी 0 है, सी वाई 1 होगा और सी जेड भी 0 होगा। और डी का देखिए, डी एक्स भी नहीं है और डी वाई भी नहीं है, लेकिन डी जेड है, तो वो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास क्या बन गया, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इन दो रिलेशन की। अब मेरा जो टास्क है वो क्या है, मैंने फाइंड करना है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर एंड एस, आर ऑफ एस। ये कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही आसान है, जस्ट आप इन दो मैट्रिक्स को लिखिए। अब सिर्फ मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 1 0 0 0 0 0 0 1, फिर 1 1 0 1 और 0 0 0 0 बन गया। ये मैट्रिक्स पहले वाला आ गया। यानी आप इसमें क्या कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट आपने करनी है। और दूसरा इसका मैट्रिक्स बन गया 0 0 0 1 0 1 और तीसरा बन गया 0 1 0 और 0 0 1 आ गया। यानी मैंने क्या लिख दिया, ये दरअसल मैंने एम आर इंटू एम एस लिख दिया।
अब आप क्या करें, जस्ट इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह आप आम तौर पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी मेथड से आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, याद कीजिए कि इसकी पहली आपने रो लेनी है और इसका पहला आपने कॉलम लेना है और इसके रो के हर एलिमेंट को कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उनको जमा कर देना है। तो पहला एलिमेंट 1 आएगा, उसके 0 से ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो पहला इसका 0 बन गया, ये बन गया 0। उसके बाद नेक्स्ट लीजिए 0 मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट वो 1 है लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 0 बन जाएगा। तीसरा देखिए 0 टाइम्स 0 वो भी 1 आएगा और लास्ट भी 0 आएगा। तो इसके चारों के चारों जो एलिमेंट हैं वो 0 आ गए। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। अब थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। देखिए इसके लास्ट 3 0 हैं, इसका तो लास्ट 3 जहाँ जो भी आएंगे वो 0 बन जाएंगे। फर्स्ट इससे होगा तो ये सारा जमा करके इसका भी आंसर 0 आएगा। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा फिर भी यहाँ पे भी ये 0 ही आएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाइए, आप अब इसकी जो रो है वो आप सेकंड रो लीजिए और फर्स्ट कॉलम लीजिए। अब इसके फर्स्ट 3 एलिमेंट 0 है, लास्ट 1 आएगा। आप जमा करके चेक कर लीजिए, ये सारे के सारे 0 बन रहे हैं, दूसरे के भी सारे 0 बन रहे हैं और तीसरे में सिर्फ एक एलिमेंट 1 आएगा। अब इसके बाद रो 3 लीजिए, रो 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को 1 0 से करेंगे 0 आएगा और 1 को 1 से करेंगे कि यहाँ पे 1 आ गया तो इसमें एक एलिमेंट 1 आएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं। इसका सेकंड रो देखिए, तरतीब इस तरह है कि इसके सारे सारे उसने 0 बना देने हैं और जो थर्ड इसका बनेगा यानी ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम बनेगा, पहला 0 बन जाएगा लेकिन दूसरा 1 आएगा, तीसरा फिर 0 बनेगा, चौथा फिर 1 आएगा। तो 1 and 1 तो देखिए यहाँ पे इस दफ़ा 2 आ जाना है और लास्ट आप इसी तरतीब चेक कर लीजिए, ये सारे के सारे 0 बन जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो ROS आ गया, R कंपोजिशन ऑफ S जो बन गया, ये मैट्रिक्स 0 0 0 है, ये 0 0 1 है, तो इसको लॉन्गर कर लीजिए, ये 1 0 2 है, ये 0 0 0 है और RS था किसके दरमियान, ये A और S यानी सेट A और सेट C के दरमियान है। तो एक एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 है। अगर आप इसको वापस लिखना चाह रहे हैं, आप वापस इसको अगर लिखना चाह रहे हैं सेट की फॉर्म में, तो ये हमेशा सेट A के एलिमेंट होंगे और ये सेट C के एलिमेंट होंगे। तो देखिए इसको आप लिख सकती हैं इस फॉर्म में। तो देखिए 1 का चूँकि सारे से ना 1 A से रिलेटेड है, ना 1 Y से रिलेटेड है, ना 1 Z से रिलेटेड है, एक 1 का कोई नहीं आएगा। 2 देखिए 2 X से रिलेटेड नहीं है जो कि 0 है। जहाँ जहाँ 1 है वो देखिए 1 इधर है, इसमें 2 जो होगा वो इस Z से कनेक्ट होगा तो 2 और Z बन जाएगा। और देखिए 1 यहाँ पे है तो इट मीन्स 3 और X का रिलेशन आएगा, ये 3 और X का बन जाएगा। उसके बाद देखिए इधर भी रिलेशन है, 2 है, आप इसको मतलब नॉन ज़ीरो कंसिडर कीजिए तो 1 ही कंसिडर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैटर करता है कि वो 0 है या नॉन ज़ीरो है। तो चूँकि ये नॉन ज़ीरो आ गया तो इसमें जो 3 होगा वो Z के साथ भी रिलेशन बनेगा, ये इसका 3Z भी आ जाएगा और लास्ट देखिए 4 में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि यही इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका जो सेट है वो आपका कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए आप चाहे उस तरीके से आइए चाहे आप इस तरीके से आइए, आप उसका जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो आप मैट्रिक्स वाले मेथड को अडॉप्ट कीजिए, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो आप उनकी डायग्राम ड्रॉ करके एरो डायग्राम आप उससे भी कर सकते हैं। इससे आप किसी भी दो रिलेशन की कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। हमारे पास रिलेशन हमने डिफाइन कर चुके हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहले इसकी टाइप है एम्प्टी रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट देन फाई। फाई जो होता है ना, ये आपको याद रखें, ये मेरे पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए ए एक सेट है और ए क्रॉस ए क्या है, ये उसके तमाम कार्टेशियन प्रोडक्ट है इट्स सेल्फ के ऊपर, तो ये दरअसल एक सेट ही है। तो ए क्रॉस के एक सेट ही है और हम जानते हैं कि जो फाई होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। इट मीन जो फाई होगा वो इसका सबसेट है और इसी के जो सबसेट होते हैं वो रिलेशन होते हैं। इट मीन्स कि जो फाई होगा वो भी फिर एक रिलेशन होगा, हेंस ये जो है एक रिलेशन ऑन ए होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो फाई है ये सबसेट है, कोई भी आप रिलेशन लेंगे उसका, और ऑफ कोर्स ये सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का होगा। तो फाई एक रिलेशन होगा। अच्छा, इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, हम आगे जाकर इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया यूनिवर्सल सेट।
फाई के बाद क्या है, लेट ए बी एनी सेट देन ए क्रॉस ए, जो सारा का सारा इट सेल्फ सेट है, क्योंकि वो भी अपना सबसेट होता है, लिहाजा वो भी एक रिलेशन है और उसे हम कहते हैं कि वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन यानी जो ए क्रॉस ए होगा ये सबसेट आएगा ए क्रॉस ए यानी इट सेल्फ का, तो ये भी एक रिलेशन होगा, इसके तमाम पॉसिबल सबसेट मौजूद होंगे, इसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरे पे आ जाइए, आइडेंटिटी रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट देन द रिलेशन आई, ये कैपिटल आई है, कैपिटल आई डिफाइंड बिलो इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन आप इसको लिख सकते हैं ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। देखिए इसका ताल्लुक ए के साथ है कि ए के जो एलिमेंट है जो अपने साथ रिलेट हो रहे हैं, अपने साथ रिलेशन का बना जा रहा है, तो वो जो होंगे उनको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ए डिफाइन करते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, ये है 1 और 2 अगर एलिमेंट लें, तो हर वो रिलेशन जिसके अंदर कोई आप रिलेशन आर डिफाइन कर लें, इसके अंदर अगर 1,1 भी आ गया, 2,2 भी आ गया और इसके अब 1, 2 भी आप ले लें, तो ये रिलेशन देखें इसके अंदर ये एलिमेंट जो कि अपने साथ रिलेट हो रहा है 1, 1 और ये रिलेशन जो कि 2 और 2 के साथ हो रहा है, यानी फॉर ऑल ए, आपको देखिए यहाँ पे फॉर ऑल लिखा हुआ ए, यानी ए के जो सारे एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2 ही हैं, एक 1 है एक 2 है, उनका अपने साथ जो रिलेशन होगा जो कि 1,1 आएगा और 2,2 आएगा, वो उस सेट के उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ये इसके अंदर है तो इसमें क्या हुआ कि ये जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद देखिए इनवर्स रिलेशन है, लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, जिसको हम आर इनवर्स लिखेंगे, फ्रॉम बी टू ए इज नोटेड एंड डिफाइंड बाय। कैसे इसको नोट करेंगे, इसका जो बनेगा इसको हम लिखेंगे आर इनवर्स, ऐसे आर इनवर्स बनेगा और इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, बी कोमा ए जैसे होंगे, सच दैट जो ए कोमा बी है ये बिलोंग करता है आर को, यानी आर के एलिमेंट जो ए बी फॉर्म में होते हैं इस इनवर्स के अंदर उसका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट आएगा और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड आ जाएगा। ये किस तरह होता है, मेरे पास सपोज करें कि ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है और ए बी के दरमियान आपका रिलेशन जो है वो आर है, तो जो आर इनवर्स होगा वो बी से ए जाएगा, वो आपका उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये आपका आर इनवर्स बन जाएगा। और जो कि ये बी से ए जा रहा है इसके एलिमेंट में पहले बी आएगा फिर ए आएगा, इसलिए आप देखिए यहाँ पे पहले बी है और फिर बाद में इसका ए हो गया, तो हम हर रिलेशन का एक इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी if for every a belong to a implies a comma a belong to relation R, कि हमारे पास a के हर एलिमेंट के लिए जो a कोमा a होगा यानी अपने साथ जो उसका एलिमेंट रिलेट हो रहा है वो R के अंदर होना चाहिए। अगर वो ऐसा हो गया तो फिर जो वो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, ऊपर देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव फर्क क्या होता है, ये देखिए इसमें ये एलिमेंट अगर नहीं होगा, अगर ये इसके अंदर एलिमेंट होगा तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा, इस एलिमेंट को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट वो हों जो अपने साथ ही रिलेटेड हैं, यानी इसके अंदर हर एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, तब वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। इसको फिर हम जो आर की बजाय इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसके अंदर ये कहता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होने के साथ साथ कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, मतलब वही अगर मैं सेट यहाँ पे लूँ ए, अगर लूँ यहाँ पे ए, इसके अंदर 1 और 2 आएगा, तो अगर मैं कोई रिलेशन आर डिफाइन करूँ जिसके अंदर 1,1 भी हो, 2,2 भी हो और चाहे इसके अलावा चाहे इतने भी हो जाए, चाहे इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट आ जाए जो आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो, तो फिर भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ए के एलिमेंट 2 थे और दोनों के जो सेल्फ रिलेटिव एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसके अंदर मौजूद है, तो हम इसको फिर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहेंगे। यानी इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में उस आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट भी आ सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी जो रिलेशन है उसके अंदर ज़रूरी है कि सिर्फ जो है आइडेंटिटी एलिमेंट ही आए, यानी ऐसे एलिमेंट जो अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद मेरे पास है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है कि
अगर उस रिलेशन के अंदर a, b हो, ये कोई रिलेशन R है जो सेट A पे डिफाइन किया गया है, उसके अंदर एलिमेंट अगर a, b है तो ज़रूरी है कि उसके अंदर b a b होना चाहिए। ये शर्त है कि अगर a b है तो b a होना चाहिए। तो फिर देखिए वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि इसमें जो रिलेशन है कि इफ़ अगर a b होगा तो फिर ये चेक करना है। अगर उसके अंदर ए बी हो ही ना, कोई ए बी उसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर बी ए का चेक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ए बी ही नहीं होगा। इफ वाली कंडीशन ही नहीं है तो आर एम्प्लाइज वाली चेक कैसे कर सकते हैं? इट मीन्स ऐसा रिलेशन जिसके अंदर इस तरह का एलिमेंट ना हो, वो उसके लिए फिर ये सेकंड कंडीशन चेक करनी जरूरी नहीं है। ऐसा कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है? ऐसा रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन। अगर एक रिलेशन एम्प्टी है, चूंकि उसके अंदर एलिमेंट कोई है ही नहीं, उसके अंदर ए बी भी नहीं होगा, तो फिर बी ए चेक करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि जो एम्प्टी रिलेशन है वो हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अच्छा, आगे आ जाइए। नेक्स्ट मेरे पास है एंटी सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में कुछ फर्क भी है। इस एंटी सिमेट्रिक में है कि अगर मेरे पास a, b का एलिमेंट भी R है और इसके साथ साथ b, a जो है ये भी एलिमेंट R के साथ है, तो अगर दोनों उसके अंदर हैं, दोनों एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं, फिर ज़रूरी है, फिर इसका मतलब है ज़रूरी होना चाहिए कि जो a है और जो b है ये आपस में बराबर होने चाहिए। यानी अगर एक सेट के अंदर ये एलिमेंट भी मौजूद है ए बी वाला और बी भी ए भी मौजूद है, तो फिर लाजमी शर्त है कि जो ए और बी है ये बराबर होने चाहिए, तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक है। यहां देखिए फिर कंडीशन इफ वाली आ गई। अगर ये दोनों एलिमेंट उसके अंदर होंगे फिर जाकर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, इसके अंदर ये एलिमेंट भी है और ये भी है, तब जाकर हम इसके बारे में चेक। अगर इसमें से एक एलिमेंट है दूसरा नहीं है तो फिर यहां तक आने की जरूरत नहीं है, वो एंटी सिमेट्रिक होगा बिल्कुल। हाँ, अगर उसके अंदर एक ये भी रिलेशन नहीं है ये भी नहीं है तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक होगा। यानी दोनों नहीं है तो उस मीन्स के वो फिर वही बन जाएगा केस कि वो एम्प्टी सेट होगा। इट मीन जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो हर दफा एंटी सिमेट्रिक भी होता है। बाकी हर रिलेशन में जब तक ये दो एलिमेंट नहीं आएंगे आप ये कंडीशन चेक नहीं करेंगे, दोनों आ जाएं और ये बराबर ना हो फिर जाकर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक इसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ ए बी वाला बी ए है नहीं तब भी वो एंटी सिमेट्रिक है। दोनों एलिमेंट नहीं है तब भी वो एंटी सिमेट्रिक है। सिर्फ ये दोनों एलिमेंट मौजूद हों और उसके बाद आप कंक्लूड कर लें कि भी ए और बी के बराबर नहीं है, फिर जाकर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। बाकी हर केस में वो एंटी सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर मेरे पास A और B जो एलिमेंट है ये R के अंदर है और A B के बाद उसके अंदर B, C वाला भी एलिमेंट R के अंदर है, फिर ज़रूरी है कि जो A, C वाला है वो भी एलिमेंट R के अंदर होना चाहिए, तो फिर वो ट्रांजिटिव बन जाता है। यानी A B से रिलेशन वाला भी एलिमेंट उसके अंदर है और B C वाला भी है, तो फिर ज़रूरी है कि A C वाला भी उसके अंदर होगा, तब जाकर वो ट्रांजिटिव बनेगा। और जो आखिरी 9th है उसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो प्लस सिमेट्रिक हो और प्लस ट्रांजिटिव हो, तीन इसमें खूबियां हों। वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, नॉट एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और एक और होता है पार्शियल ऑर्डरिंग, उसके अंदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की बजाय एंटी सिमेट्रिक लेते हैं और ट्रांजिटिव लेते हैं, तो फिर वो पार्शियल ऑर्डरिंग बन जाता है। ये इनकी टाइप है। देखिए डिफरेंट जो हमने जो है टाइप्स पढ़ी हैं, इसके अंदर हमारे पास एम्प्टी रिलेशन से लेकर यूनिवर्सल रिलेशन, फिर उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, फिर इनवर्स रिलेशन, फिर रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है, फिर एंटी सिमेट्रिक है, फिर ट्रांजिटिव है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है और फिर जाकर पार्शियल ऑर्डरिंग है जो 10th वाला है। अच्छा, अब देखिए, अब इनको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि हम इसके अंदर चेक कैसे करेंगे कि ये उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो इसमें मौजूद होती हैं। चलिए मैं पहले एग्जाम्पल को लिख लूँ ज़रा। चलिए देखिए, ये एग्जाम्पल ली है। देखिए मैंने सेट ए लिया है, इसके अंदर 1 2 3 4 है, रिलेशन R1 डिफाइन किया गया है, इसके अंदर एलिमेंट कुछ लेके हैं, कुछ R2 डिफाइन किया गया, एक R3 रिलेशन लिया गया है, R4 में सिर्फ 5 है यानी एम्प्टी रिलेशन है, R जो 5 है ये मेरे पास यूनिवर्सल रिलेशन है। 5 मैंने रिलेशन लिए हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ इनमें से कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, कौन से सिमेट्रिक हैं, कौन से एंटी सिमेट्रिक हैं और कौन से ट्रांजिटिव हैं। चलिए पहले रिफ्लेक्सिव की बात कीजिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि A जो है वो उसके अंदर होना चाहिए रिलेशन के अंदर, फॉर ऑल A बिलोंग टू A, और A में 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 1 2 2 3 3 4 4। कौन सा ऐसा रिलेशन इसके अंदर चारों एलिमेंट है, 1 1
भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। R1 को देखिए, R1 को देखिए, इसमें 1 है और 4 है, लेकिन 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R2 पे आ जाइए, 1 है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी, सारे एलिमेंट आ गए हैं। उसके अलावा एक और एलिमेंट 1,2 भी है और 2,1 भी है। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ये चार जो रिलेशन थे, क्योंकि सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, तो ये 4 एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 जो कि इसके अंदर है, तो जो R2 है ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव मौज है। उसके बाद R3 पे आ जाइए। R3 पे आप देख सकते हैं उसके अंदर सिर्फ ना तो 1 है ना 2 है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स R3 भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। 5 पे आ जाइए, एम्प्टी रिलेशन। क्या एम्प्टी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है? नहीं, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए नॉन एम्प्टी है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसका ताल्लुक ए के साथ है। और ए क्रॉस ए में जो कि सारे पॉसिबल आ जाने हैं, उसके अंदर 1 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। इसमें जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी मेरे पास जो है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, तो R5 भी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक पे आ जाइए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर उसके अंदर A, B है, अगर A, B उसके अंदर है, इम्प्लाइज B, जो A है वो भी उसके अंदर आना चाहिए। अब R1 पे आ जाइए। 1 1 ठीक है, 1 2 है, तो क्या 2 1 उसके अंदर है? देखिए इसके अंदर 2 1 नहीं है, पहला एलिमेंट ही फेल हो गया, इसका मतलब हुआ कि R1 इज नॉट सिमेट्रिक। R2 पे आ जाइए। 1 1 है, ओके। 1 2 है, क्या 2 1 है? ऑफकोर्स 2 1 भी है। 2 2 है तो वो तो वैसे ही आइडेंटिटी बन गया। 3 3 आइडेंटिटी बन गया। 4 4 आइडेंटिटी बन गया। इट मीन इसके अंदर हर एलिमेंट का जो रिवर्स एलिमेंट है वो उसके अंदर मौजूद है, लिहाजा R2 जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद R3 चेक कीजिए। 1 3 है लेकिन 3 बन चुके नहीं है, लिहाजा R3 सिमेट्रिक नहीं है। और जो 5 होता है, मैंने पहले बताया था कि एम्प्टी रिलेशन हर दफा सिमेट्रिक भी होता है और एंटी सिमेट्रिक भी होता है, इवन वो ट्रांजिटिव भी होता है। अच्छा, R4 हो गया, यानी R4 हो गया। और R5 चूंकि वैसे ही यूनिवर्सल है, उसके अंदर तमाम एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब होगा R4 भी जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक पे आ जाइए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, गौर से देखिए। R1 पे आ जाइए। 1 1 वैसे एंटी एलिमेंट आ गया। 1 2 है, तो क्या इसके अंदर 2 1 है? 2 1 नहीं है। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर A B भी उसके अंदर है R के अंदर, एंड B A भी उसके अंदर है R के अंदर, फिर देखिए एंटी सिमेट्रिक में A भी उसको होना चाहिए और उसके साथ B होना चाहिए। अगर दोनों एलिमेंट्स के अंदर हैं तो फिर A और B को बराबर होना चाहिए। यानी शर्त यह है कि A भी पहले उसके अंदर मौजूद हो, B भी उसके अंदर मौजूद हो, दोनों मौजूद हैं, फिर चेक करना है क्या A B बराबर है या नहीं। अगर उन दोनों में से एक मिसिंग हो गया तो वो हम उसको एंटी सिमेट्रिक ही कहेंगे। अब R1 चेक कर लीजिए, इसके अंदर 1,2 है लेकिन 2,1 इसके अंदर नहीं है। चूंकि 2, इसकी पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई है, लिहाजा हम इसको बाय डेफिनेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक ही कहेंगे। R2 इज एंटी सिमेट्रिक। R3 पे आ जाइए, सॉरी R1 इज एंटी सिमेट्रिक। R2 पे आ जाइए। 1,1 ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, और क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो, और 1 देखिए 1 के बराबर ही है, तो ये तो वैसे ही पूरा कर रहा है। 1,2 है और 2,1 भी है, ये देखिए दोनों बातें पूरी होगी। 1,2 भी इसके अंदर है, 2,1 भी इसके अंदर है, तो क्या A और B बराबर है? क्या 1 और 2 बराबर हैं? ऑफ कोर्स नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। इट मीन्स कि अब जाकर ये उसकी शर्त पूरी नहीं हुई है कि A भी उसके अंदर था, B उसके अंदर, लेकिन A भी बराबर नहीं है, लिहाजा R2 जो है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरह आप R3 पे आ जाइए, उसके अंदर 1 3 एलिमेंट के साथ 3 1 एलिमेंट है ही नहीं, उसकी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, हम उसको भी एंटी सिमेट्रिक ही काउंट करेंगे। 5 जो होता है, क्योंकि यहां पर भी दोनों कंडीशंस उसके अंदर ना A B है ना B है, लिहाजा वो भी बाय डेफिनेशन जो होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा। व्हाट अबाउट यूनिवर्सल रिलेशन? इसके अंदर देखिए तमाम के तमाम एलिमेंट, इसके अंदर 1 2 भी होगा, 2 1 भी होगा, लेकिन 1 और 2 जो कि बराबर नहीं है, लिहाजा यूनिवर्सल रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पे आ जाइए। ट्रांजिटिव में देखिए, पहले R1 देखिए। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर मेरे पास A, B R के अंदर है और B, जो C है ये भी R के अंदर है, इंप्लाइज A, जो C है वो उसके अंदर होना चाहिए, ये इसका रिलेशन है। तो R1 चेक। R3 पे 1,3 है और आगे 3 वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि तो प्रॉपर्टी ही इसकी पूरी नहीं हो रही, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, R4 पे आ जाइए, क्योंकि R4 जो है
इसके अंदर वैसे ही कुछ नहीं है, तो इसकी पहली रिस्ट्रिक्शन ही पूरी नहीं हो रही, तो बाय डेफिनेशन जो फाई है, जो एम्प्टी रिलेशन है, ये हर दफ़ा ये ट्रांसिटिव भी होगा। तो इसका मतलब जो R4 है, मैं इसको फाई लिख रहा हूँ, R4 भी कह सकते हैं, ये ट्रांसिटिव है। और R5 जो होगा, जो कि पूरा का पूरा सेट है, ऑफ कोर्स वो तो हर दफ़ा ही जो है वो रिलेशन पूरा करेगा, वो ट्रांसिटिव आएगा। तो ये देखिए मेरे पास मैंने इसमें से बता दिया आपको कि रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं, सिमेट्रिक कौन कौन से हैं, और एंटी सिमेट्रिक कौन कौन से हैं, और ट्रांसिटिव कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है इस तरह हम ये कंडीशन चेक करते हैं। ये आखिरी वाली जो 4 कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव वाली। ऊपर जो बाकी है वो तो बड़े आराम से आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट को रिवर्स कर दीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बस आपने वो जो सेम एलिमेंट है बस वही चेक करने होते हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन तो आपको वैसे समझ आ गया। एम्प्टी रिलेशन के बारे में याद रखिए कि एम्प्टी जो रिलेशन होता है ये हर दफ़ा सिमेट्रिक भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है। और अगर ए जो है, जो हमारा ग्राउंड सेट ए है, अगर वो सेट खाली हो जाए यानी एम्प्टी हो जाए, तो फिर जो एम्प्टी रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव भी होता है। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि ए एम्प्टी हो, तब जाकर वो बनेगा। यानी मैं इसको अगर यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए कि जो फाई है, जो एम्प्टी रिलेशन है, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक हो गया। और इफ जो ए इज फाई आ जाए, हमारा जो ग्राउंड सेट है वो अगर सेल्फ भी फाई बन जाए, एम्प्टी बन जाए, तो फिर जो एम्प्टी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। तो इसमें देखिए लेक्चर में हमने जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस को स्टडी किया है, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस को स्टडी किया है। इसमें आप क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप प्रैक्टिस की खातिर कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल किए हैं, ये क्वेश्चन कर लिया था, एग्जांपल और भी की हुई हैं, ये आगे जाकर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। इस बुक की ये सॉल्व एग्जांपल दी हुई है, देखिए ये 3.1 दी हुई है। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जो 2.33 पर काफ़ी सारी सॉल्व एग्जांपल दी हुई हैं जो आप इसमें से देख सकते हैं, अपने तौर पर चेक कर सकते हैं। स्कैन पे अनसॉल्व भी हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसमें से आप क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, अटैम्प्ट कीजिए, समझिए। कोई चीज़ अगर आपने पूछनी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।